अरे दोस्तों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ कि ये बड़ा समाचार था कि अनिल अंबानी ग्रुप का जो कंपनी है रिलायंस कम्युनिकेशन, इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जो हिंदुस्तान का सरकारी बैंक और सबसे बड़ा बैंक है, उसने इसके अकाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेटर लिख दिया है, चिट्ठी लिख दी है। इससे पहले इसी अनिल अंबानी ग्रुप की जो कंपनी थी एजीबी शिपयार्ड, जिसको भाई 1,875 करोड़ का लोन था, उसको भी इसने फ्रॉड डिक्लेयर किया था। अनिल अंबानी ग्रुप, अनिल अंबानी है कौन? मुकेश अंबानी का छोटा भाई, गुजराती दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो और ये मोदी को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए जब ये 4-5 इंडस्ट्रियलिस्ट गए थे, बड़े बड़े टॉप के, रुइया, अनिल अंबानी, तो मोहन भागवत ने कहा भी पैसा, उसने कहा जी पैसे की चिंता न करो, हम देख लेंगे। देखेंगे क्या, बैंकों से लोन लेके आरएस को पैसा दे दिया और इलेक्शन में खर्च हो गया 2014 के। अब भाई प्रधानमंत्री को बनवाया है तो फिर प्रधानमंत्री की भी तो ड्यूटी है ना, रेसिप्रोकल। वो तो कंटीजेंट होता है कि भी आप हमें पैसा दो, हम आपको प्रधानमंत्री बनाएं। रेसिप्रोकल है, कंटीजेंट लायबिलिटी। तो मोदी के ऊपर लायबिलिटी थी कि इसको फायदा कराए। तो जब राफेल की डील हो रही थी फाइटर प्लेन्स की, तो 30,000 करोड़ का ऑफसेट क्लॉज थी, वो अनिल अंबानी को दिलवा दी। पर ये राहुल गांधी ने हल्ला मचा दिया, सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट के जज भी बिका हुए हैं, प्रधानमंत्री से कौन पंगा ले। कुछ हुआ है या नहीं। अब आया कि उसको डिसल्ट कंपनी जो है, जो जिसने ये राफेल फाइटर प्लेन बनाए थे, उसने इसको एग्जीक्यूटिव जेट फाल्कॉन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब बनाएगा क्या, उनको असेंबली करेगा, कोई एयर स्ट्रिप होगी वहाँ पे हैंगर बना के उसमें असेंबली कर देगा, उसमें कौन सी मुश्किल बात है। इंजीनियर भी आ जाएंगे नौकर, सैलरी पे, रिसल्ट कंपनी भेज देगी वहाँ से अपने टेक्नीशियंस, और 2, 4, 5, 7 इंजीनियर। ये कौन सा मुश्किल काम है। सवाल पैसे का है। तो अब ये पहले तो एजीबी शिपयार्ड का आया और भी इसकी कई कंपनियों के आए हैं। अन्य ये रिलायंस कम्युनिकेशन, आरकॉम, इसको 41,000 करोड़ का लोन दिया हुआ स्टेट बैंक से, बाकी बैंकों से भी लिया है। कैनरा बैंक ने इसको 2024 में ही फ्रॉड अकाउंट डिक्लेयर कर दिया था, आरकॉम के अकाउंट को। ये तो कंसोर्टियम लोन होते हैं ना। मैं जो वैल्यूएशन में कर रहा था, तो स्टेट बैंक का भी था, बैंक ऑफ बड़ौदा में 6-7 बैंकों के पैनल पे था वैल्यूअर। तो ये मैंने जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था इस मामले में, ये बैड लॉस कॉज एंड क्योर, ये मैंने इसमें जिक्र किया था। ये पेज 57 पे। अब सवाल ये है कि एक्शन कौन ले। भूषण स्टील था, उनको तो जेल में डाल दिया। अनिल अंबानी से कौन पंगा ले। कानून तो बहुत है, जैसे ये इसमें लिखा हुआ है कि कंपल्सरी ऑडिट होना चाहिए जहां आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हैं, या इंस्टेंस बैंक्रप्सी कोर्ट में जाता है 2016 के में, तो उसका कंपल्सरी है फोरेंसिक ऑडिट। इसकी कंपनी का फोरेंसिक ऑडिट हुआ और उसमें पाया गया कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो पीएलएम एक्ट आ गया, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जुरिडिक्शन हो गया। बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए, ब्लैक मनी एंड डिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015, ये मोदी ने बनाया था।
इसमें भी इसकी फॉरेन कंट्री में अनडिक्लेयर एसेट्स है, इसकी और इसकी बीबी की भी, इसकी वाइफ की भी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस दिया, कार्रवाई पूरी हो गई। ना तो बुला के पूछा इससे या इसकी बीबी को, नोटिस दे दिया, कहानी खत्म हो गई। पर प्रधानमंत्री का दोस्त को कौन छुए? वो तो सरकारी नौकर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। इसके अलावा जो है इकोनॉमिक ऑफेंसेस इन ऑपरेटेबिलिटी ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1974, इसमें लिमिटेशन नहीं होती है। इसमें कभी भी मुकदमा चालू का जिस दिन नॉलेज में आया। ऐसा ही जो है 469 है CRPC में, उसमें भी प्रोविजन है कि जिस दिन ऑफेंस नोटिस में आया उस दिन से चालू। अब क्योंकि नोटिस तो दे दिया इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो कार्रवाई तो चालू हो गई। तो इसलिए उसको लिमिटेशन से बाहर से खत्म हो जाता है। तो फिर इसके अलावा सेक्शन 447 कंपनीज एक्ट 2013, तो इसमें भी 7 साल की जेल की सजा है। मगर करे कौन सा? जब मुकदमा चलेगा तभी सजा होगी ना। प्रधानमंत्री के दोस्त को कौन छुए? अच्छा, इसका फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट एक दफा किया, स्टेट बैंक ही कह रहा है हमने किया था। 100 रुपये का माल 15 रुपये में सेटलमेंट कर दिया। IBC बैंक्रप्सी कोड जो है 2016 की, दोनों में 15% से ज़्यादा 15% से ज़्यादा रिकवरी नहीं है प्यारे। आपका तो खून निचोड़ लेंगे, आपका मेरा दोनों का। लोन आप लोगे, मैं सलाह दूंगा, मेरा भी निचोड़ लेंगे। मैं आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करूँगा, मुझे भी खा जाएंगे। मुझे एक DSP ने बुलाया था CBI के, मैं उसने कहा आप आ जाओ, मैं बंगलौर में था। मैं कहा भाई आप नोटिस, कहता बिना नोटिस के नहीं आओगे। मैं नहीं आऊँगा, बिना नोटिस के। क्या मतलब? तुम्हारे फोन के कॉल के ऊपर आ जाऊँ मैं? तो खैर उसने कहा नंबर दो, तो मैंने उसको अपना नंबर दे दिया व्हाट्सएप पे, उसने मुझे नोटिस भेज दिया। अब उससे तो फिर CBI में जो FIR रजिस्टर होती है, तो वो तो सारी आजकल ऑनलाइन होती है ना मामला तामझाम। तो मुझे पता चल गया कि ये एक तमिलनाडु का बैंक था, क्या था, उसकी DGM थी कोई लेडी, उसने मेरी कंप्लेंट की थी। उसने मेरा भी नाम डाल दिया था, कंप्लेंट तो बहुत लंबी चौड़ी थी। 2 वैल्यूअर्स का नाम था, एक मेरा था। अब मुझे पता चल गया, तो मैं तो पहले 5 पेज का जवाब मैंने बना लिया। मैं तो कंसोर्टियम लोन के केस ही डील नहीं करता। अब तुमने 64 लाख की प्रॉपर्टी का 3200 करोड़ का कैसे लोन दे दिया? मैं तो मेरा तो स्टेट बैंक के पैनल पे था ना, कि किसी 8-10 बैंकों के कंसोर्टियम के पैनल पे था मेरा नाम। तो खैर वो तो मुझे तो कहना उन्होंने कुछ क्या कराया नहीं, भरी कर दिया। जो अब मैं CBI का जो 2-3 केस लूज किए थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, CBI की, एक हाई कोर्ट में जम्मू कश्मीर की और एक सुप्रीम कोर्ट में, मैं तीनों का जजमेंट ले गया था। और उसमें अपने जवाब के साथ मैंने वो अटैच कर दिया। वो कहता मुझे आप मुँह जुबानी बता दो। मैं कहा पूछो सवाल जो पूछना है। कहता नहीं मुझे स्टेटमेंट नहीं चाहिए, ना मैं आपको कोई दस्तखत दूंगा, एक्नॉलेज करूंगा, ना आपसे कोई दस्तखत दूंगा। मैं किसी को पूछो। तो वो मुझसे सवाल पूछता रहा, मैं जवाब देता है। वो लड़की थी, वो कंप्यूटर पे उसको रिकॉर्ड करती चली गई। डिक्टेट उसी ने किया, DSP ने। तो खैर वो जब ट्रैफिक जाम में फंस गया, बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा रात को 9 बजे। CBI से तो वही मैंने लिया था ऑफिस से 7 बजे। तो उसने AGM को बुलाया था, वो DGM हो गया था चावला, CBI का, जिसने मुझे केस दिया था वो गुड़गांव में। तो मैं ये जो डिफॉल्ट है, ये फ्रॉड जो कर रहे हैं बैंक, ये बैंक में किसके बाप का पैसा है? मेरा आपका है ना, डिपॉजिटर्स का पैसा। ना तो बैंकर्स का पैसा है, ना गवर्नमेंट का पैसा है, ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पैसा है। तो ये मैंने जो आपको अपनी किताब दिखाई, ये जो है, इसमें मैंने इनका सब ये बयान किया था, बेल डोज कॉज एंड क्योर क्यों होते हैं और इसका इलाज क्या है। तो प्यारे दोस्तों, ये 367 पेज की किताब है। ये किंडल ई बुक है, डिजिटल बुक है। आप किसी भी कंप्यूटर डिवाइस पे किंडल का आप ऐप डाउनलोड करके और पैसे देके ये मेरी किताब पढ़ सकते हैं, 357 पेज की। तो मैंने इसमें सारे जितने फ्रॉड है, कैसे होते हैं, कैसे से वसूली हो, लॉ, वो सारे मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किए थे। मगर सवाल ये है कि वसूली हो कैसे?
जिसने प्रधानमंत्री बनाने में नरेंद्र मोदी को मोहन भागवत के बाद नहीं किया, उसको तो गिरफ्तार करके। अभी जब मनी लॉन्ड्रिंग का जो फॉर्चुनिक ऑडिट कराया है कैनरा बैंक ने, स्टेट बैंक ने, दोनों ने, वो कह रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो भाई पीएमएल एक्ट में इसको 2002 के गिरफ्तार करके जेल में क्यों नहीं डाला? जब ये ब्लैक मनी लॉ में अनडिस्क्लोज फॉर इनकम एक्सेस पोजिशन टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस दिया हमें अभी भी दोनों को, इनको बुला के फर्दर आगे कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या वो तो जो है सेक्शन 173 सब सेक्शन 8 कोई भी कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन। मैं भी एक केस में मैंने लगवाई थी एक लेडी से, उसने पुलिस वालों को ब्राइब दे के क्लोजर रिपोर्ट लगवा दी, ऊपर डीसीपी ने ओपन कर दिया था दिल्ली में केस को, क्योंकि अगर जो कोर्ट के ऑर्डर से होता है तो एक्शन लेना पड़ता है इंस्पेक्टर के खिलाफ पुलिस के, तो पैसे तो सभी मिलके खाते हैं, थोड़ा इंस्पेक्टर खा गया अकेला पैसे, ऐसा नहीं होता। नीचे से ऊपर तक जाता है पुलिस कमिश्नर तक, चोर है सबके सब, होम मिनिस्टर को भी जाता है। तो ये मैंने आपको 4-5 जिसमें लॉ बताए, भाई क्यों नहीं एक्शन ले रहे इसके खिलाफ, इसको अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया, जबकि ये पता चल गया था 2024 में ही कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो आज प्यारे दोस्त, कैनरा बैंक ने तो इसको खाली ब्लैक उसको कर दिया, फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया, इतना काफ़ी क्या? फ्रॉड किया तो फर्दर एक्शन लो, अरेस्ट करो, और बैंक के जिन ऑफिसर्स से लोग उनको भी अरेस्ट करो। फ्रॉड में तो दोनों ही शामिल थे ना, वो अकेला यही थोड़ा था। आपने क्या मॉनिटरिंग, आपने लोन दिया, उसकी मॉनिटरिंग कहाँ की? जिस पर्पज के लिए आपने लोन दिया था उसमें उसके बाद हुआ या नहीं हुआ, वो भी खा गए पैसा, आँख बंद हो गई, सब नशे में धुत हो गए। अब क्या किया जाए? प्रधानमंत्री के से पंगा ले, अनिल अंबानी से पंगा लेना, प्रधानमंत्री से पंगा लेना, नौकरी अपनी दांव पे लगाना। प्रधानमंत्री नौकरियों को तो कुछ नहीं कर सकता, जो ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं ये उनको ट्रांसफर कर देगा। जैसे वो एक था वो डायमंड वाला ट्रेडर, उसने 7 करोड़ रुपए दिए थे, जो इसको अधिया था जो सेक्रेटरी बैंकिंग डिवीजन में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, और भाई चेक दिया था 2 चेक से, तो जिस असिस्टेंट डायरेक्टर ने पकड़ा उसको ट्रांसफर करके दिल्ली पर भेज दिया। तो ट्रांसफर कर सकता और कुछ नहीं कर सकता। ये कोई स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। तो प्यारे दोस्तों, आपकी क्या सलाह है? इसको क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है, और इसकी बीबी को भी? ये जो ब्लैक मनी लॉ जो है 2015 का, इसमें तो अरेस्ट था सीधा स्ट्रेट, फिर नोटिस दे दिया, सो गए आप। नोटिस दिए भी इसको 3 साल हो गए, 3 साल ने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब बुला के पूछ तो लेते इससे कम से कम, एक जो है सीबीआई का डीएसपी है, इसको बुला के पूछ लेता, नहीं पूछेंगे, हिम्मत नहीं है। कोई किसान 10,000 का लोन ले ले और चुकता ना करे तो उसको तो खुदकशी करनी पड़ेगी। तो ये 41,000 करोड़ का जो लोन है, एक तो ये मैंने बताया था 1,875 करोड़ का था एजीबी शिपयार्ड का, और जो 41,000 करोड़ का जो है ये रिलायंस कम्युनिकेशन का, और इस पर अगर जो इंटरेस्ट लगा दें और फाइनल इंटरेस्ट, तो 70,000 करोड़ का पहुंच जाता है। ये पैसा मेरा आपका है, गरीब आदमी का पैसा है, हमारे हम डिपॉजिटर्स हैं। मेरी पेंशन आती है सरकार से, कुछ इनकम टैक्स में कट जाती है, 50-52 हज़ार रुपये पेंशन आती है। तो ये तो मेरा पैसा है ना, किसका पैसा है? ये प्रधानमंत्री का पैसा है, वो तो इलेक्शन में खर्च हो गया। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो परचेज किए थे करोड़ क्यों, ये तो फ्रॉड हो रहा है, सारा खुला हो रहा है। मेरे जो प्रधानमंत्री के दोस्त, उनको खुली छूट, मेरे ऐसे आदमी को फांसी। तो भूषण स्टील वाले को तो जेल में डाल दिया, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, डाइवर्शन ऑफ मनी। अनिल अंबानी को किसी से पूछा नहीं, छुआ नहीं। तो चलो यही सत्य है, तो सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।